Hello students, let's start with our next topic that is reaction cross section. तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया x प्लस कैपिटल X गिव्स कैपिटल Y प्लस स्मॉल y, जहाँ पर आपका स्मॉल x क्या है, ये आपका प्रोजेक्टाइल, कैपिटल X को क्या बोलते हैं टारगेट न्यूक्लियस, और Y क्या है रेजिडुअल न्यूक्लियस जो निकल के आएगा, और Y है आउटगोइंग पार्टिकल। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो जब हम एक प्रोजेक्टाइल को एक टारगेट न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कराते हैं या उसको उसके ऊपर फॉल कराते हैं तो हमें एक रेजिडुअल न्यूक्लियस मिलता है। तो जब ये ऐसी कुछ रिएक्शन होगी इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जब रिएक्शन हो रही है तो एक हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा। रिएक्शन है, वेव्स आएंगी वेव्स की फॉर्म में, तो वहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन मतलब कि जो रिएक्शन आपकी हो रही है उसका क्या एरिया होगा, वो क्या निकल के आएगा, ये हमें रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया से पता चलता है। अब जैसे इंसिडेंट हम कहेंगे कि एक हम वेव फंक्शन ले लेंगे इंसिडेंट वेव के लिए, फिर कुछ ना कुछ जब वो न्यूक्लियस के साथ टकराएगी इंसिडेंट पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर हम x से स्मॉल x से रिप्रेजेंट करें, जिसको हम जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं या इंसिडेंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं, वो जब हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर हम उनको बॉम्बार्ड कराएंगे, उनको इजेक्ट कराएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, उसका कुछ पार्ट ऐसे होगा या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर रिएक्शन नहीं होगी, है ना, या फिर वो कुछ पार्ट उसका स्कैटर हो जाएगा, बस स्कैटर होगा, उस केस में फिर से रिएक्शन नहीं होगी, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ स्कैटर हो जाएगा और हमें एक रिजल्टेंट न्यूक्लियस मिलेगा। तो उस केस में जब हमारे रिएक्शन हो रही है तो हमें एक वेव जो हमारी निकल के आ रही है उसका एक क्रॉस सेक्शन होगा, उसका एक क्रॉस सेक्शन मतलब कि एक एरिया होगा कि कितने एरिया में वो हमारा रिएक्शन जो है वो हमें दिख रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने क्या लिया है, हमने स्टार्टिंग में एक प्लेन वेव ली और जैसे मैंने बताया कि हमने उसको इंसिडेंट कराएंगे हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल का स्पिन 0 लेके चल रहे हैं, और मैथमेटिक्स को ईजी बनाने के लिए हमने न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट कराया, हमने न्यूट्रॉन्स एज अ पार्टिकल्स इंसिडेंट पार्टिकल लिए हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन्स क्यों लिए हैं, क्योंकि वो चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी वही निकल के आएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने न्यूट्रॉन्स को ले लिया। अब इंसिडेंट प्लेन वेव है हमारी, इंसिडेंट प्लेन वेव किसकी है, न्यूट्रॉन्स की, वो ट्रैवल कर रही है z एक्सिस में, z डायरेक्शन में। तो जब वो ट्रैवल कर रही है तो उस प्लेन वेव का कुछ एक स्पेशल मतलब स्पेस पार्ट होगा, स्पेस में मूव करी है तो उसका एक स्पेशल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम एक वेव फंक्शन लें एक वेव का तो उसका एक स्पेस पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पार्ट, ठीक है। तो वो स्पेशल पार्ट होगा हमारा इस वेव के लिए e⁻iota_kz। तो मतलब कि ये हमारी इंसिडेंट वेव है, प्लेन वेव है, जिसको हम बोलेंगे फिर बाद में जाके कि ये हमारा वेव फंक्शन है इंसिडेंट वेव के लिए, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, ये हमारी ट्रैवल कर रही है z डायरेक्शन में और फिर ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करेगी। अब टारगेट न्यूक्लियस के साथ जितना पार्ट इसका इंटरैक्ट करेगा, वेव है तो जितना पार्ट इसका इंटरैक्ट करेगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, उसको एक्सपेंड कर दिया एक पार्शियल वेव की फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पर ये क्या आपका बेसल फंक्शन है, इसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो
स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ना, और यहाँ पर z को हम क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या लेते हैं, r cos थीटा, तो वही आ गया हमारा r cos थीटा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम r डिस्टेंस पे ले रहे हैं इंसिडेंट, मतलब कि जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है वो r डिस्टेंस पे है आपके इंसिडेंट पार्टिकल से। अगर ऐसा कुछ केस है कि KR बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है L से, तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं उसकी। ठीक है, यहाँ पर K क्या है आपका, K कोई वेव वेक्टर जिसको आप बोलते हो। ठीक है, K आपका क्या होता है, वेव वेक्टर। प्लेन वेव ले रहे हो, वेव ले रहे हो तो वेव वेक्टर लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2π/λ। तो अब हमने बेसल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज़ से, साइन की फॉर्म में इसको हमने ले लिया और ये आ गया ऐसे। अब हमें पता है कि हम साइन को खोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो हमने खोल दिया। फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया e⁻iωkx जो हमारे kz जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, उसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया jl की वैल्यू को, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई 48। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन में, जो आपकी ये फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट करी है इनकमिंग वेव को। ठीक है, तो ये आपके रिप्रेजेंट करी है इनकमिंग वेव, और ये क्या रिप्रेजेंट करी है, ये आपके रिप्रेजेंट करी है आउटगोइंग स्फेरिकल वेव। ठीक है, तो इनकमिंग जो आ रही है और फिर जो निकल रही है, ये दोनों वेव्स को रिप्रेजेंट करी है। और ये ऐसी सिचुएशन है जब आपकी कोई डिस्टर्बेंस, अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन में ये हमारी आउटगोइंग वेव है। लेकिन अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए सिचुएशन, कुछ ऐसा हो कि सिचुएशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाए, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, उसका फेज में चेंज आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी आउटगोइंग वेव है उसमें एक हमारा एडिशनल कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो ईटा जो है वो आपका आउटगोइंग वेव के साथ लग जाएगा। कि अगर आपकी वेव जो है वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव स्कैटरिंग कोफिशिएंट ऐड करेंगे जो है ईटा, उसका इक्वल होता है वो आपके फेज शिफ्ट के, ये डेल्टा आपका फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अगर डिस्टर्बेंस आ गई आपके आउटगोइंग वेव में स्कैटरिंग के साथ साथ आपका क्या है, जो वेव है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो अपने पाथ से, मतलब उसमें कुछ चेंज आ गया है, तो आपकी ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दैट इज़ ईटा। तो आपका वेव फंक्शन, जो टोटल वेव फंक्शन निकल के आएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, आउटगोइंग वेव के लिए, डिस्टर्ब्ड वेव के लिए आपका वेव फंक्शन है ये। अगर आपका ईटा जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि क्या हुआ कि जो इंसिडेंट पार्टिकल्स थे वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गए, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आउटगोइंग वेव नहीं मिल रही है हमें, तो मतलब कि आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या कहेंगे उसको हम, ब्लैक न्यूक्लियस, कि उसने सारा का सारा जो उसके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स थे उस टारगेट न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ भी आउटगोइंग वेव हमें नहीं मिली, तो उस केस में रिएक्शन हुई ही नहीं। ठीक है, अगर हमारा ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसका क्या मतलब है कि जो आपका मोमेंटम और एनर्जी है वो सेम रहेंगे जो कि आपके इंसिडेंट वेव के थे। ठीक है, जो इंसिडेंट वेव जो हमने डाली थी उसकी मोमेंटम और एनर्जी अगर सेम है एज़ कम्पेयर टू आउटगोइंग वेव, तो हम इसको लिखते हैं ग्रेटर देन 1 से। अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब कि आपके वहाँ पर सिर्फ स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ स्कैटरिंग होगी रिएक्शन की, मतलब कि इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर हो रहा है। और अगर आपका ये लेस देन 1 है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और स्कैटरिंग भी हो रही है उस इंटरैक्शन सेंटर के ऊपर। उस टारगेट न्यूक्लियस का एक इंटरैक्शन सेंटर होता है जहाँ पर आपकी रिएक्शन जो है वहाँ
उसका पूरा सेंटर जहाँ पे आपके इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा उस सेंटर के ऊपर। तो ये आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव फंक्शन, जो स्कैटर्ड वेव का होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, साई एस सी से, ठीक है। तो ये जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन होगा इसको हम लिख सकते हैं या तो कि जो डिस्टर्ब्ड आउटगोइंग वेव हमारी आई थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जो इंसिडेंट वेव थी उसमें से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आउटगोइंग वेव है वो क्या होगा, वो सम ही तो होगा इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव फंक्शंस का, ठीक है। तो इनको हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपको स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन निकालना है, ये देखो यहाँ पर इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये टारगेट, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, किसी वेलोसिटी से आपका v वेलोसिटी से ये आया, टकराया टारगेट के ऊपर, और फिर ये d ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर ये स्कैटरिंग होगी जब ये इसके साथ टकराया एक थीटा एंगल से, r इसका रेडियस है और ये है इसका ds मतलब कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये वेव निकल के आई, स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन हो गया ये, और ये आपकी हो गई सॉलिड एंगल, ठीक है। वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेयर की फॉर्म में आपकी वेव निकल रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पर स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका, इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, जो आपका साई आर आ रहा था और जो हमने यहाँ पे साई आर हम निकाल चुके हैं ऊपर इंसिडेंट मतलब की इक्वेशन, और इसकी भी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो वहाँ से हमारा आ गया वेव फंक्शन फॉर स्कैटर्ड वेव। अब अगर हमें लिखना है कि टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, दिस प्लस दिस, और साई एस सी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इससे, जहाँ पर एफ थीटा क्या है, एफ थीटा है आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एफ थीटा ये होगा आपका, एफ थीटा इस एक्सप्रेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ई रेज़्ड पावर आयोटा के आर अपॉन आर से, तो ये इक्वेशन हमारी यही बन जाएगी ऊपर वाली, साई एस सी जो है वो, ठीक है। तो एफ थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे। तो टोटल जो आपका स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन निकल के आया है उसको या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। और टोटल वेव फंक्शन जो आएगा रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो ये है इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड, ओके। तो अब हम यहाँ पर NSC ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो NSC हमारे हो गए स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसके लिए इक्वेशन आ गई हमारी ये कि अब हमारे जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं पर सेकेंड वो किसके इक्वल होंगे, वो फ्लक्स के इक्वल होंगे, जो आपका वेव फंक्शन है उसके फ्लक्स के इक्वल। फ्लक्स क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो अब यहाँ पर कि वो जो फ्लक्स होगा किसी वेव फंक्शन का, तो यहाँ पर पार्टिकल जो आपके स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं वो कितने निकल रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो वो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो आपके इक्वल हो जाएंगे फ्लक्स के, इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ साई एस सी, ठीक है। फ्लक्स का यही तो मतलब होता है कि अब हम नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड किसके इक्वल ले सकते हैं, फ्लक्स ऑफ वेव फंक्शन ऑफ स्कैटर्ड वेव थ्रू अ स्फेयर, थ्रू एक स्फेयर जो हमने यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट कर रखा है कि स्कैटर्ड है, तो ये यहाँ पे आर रेडियस का एक स्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है, m आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। अब हमें ये कॉन्जुगेट पता है, साई एस सी भी पता है क्या है, एफ थीटा ई रेज़ टू पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो अब हम उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, जहाँ पर भी आयोटा टर्म है उसका माइनस आयोटा हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन हमें करनी आती है, तो इनकी वैल्यूज़
इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और ये इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वजह से, ठीक है। r इक्वल्स टू r0 हमारा रेडियस है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई ये एच कट के अपॉन एम को हम लिख सकते हैं, एच कट को h अपॉन 2m, ये ऐसे p बाई एम निकल के आएगा। p बाई एम किसके इक्वल होता है, p क्या है आपका मोमेंटम, मोमेंटम हमें पता है p इक्वल्स टू एच कट के होता है, ठीक है। तो मोमेंटम अपॉन मास क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, एच कट के अपॉन एम को v से डिनोट कर दिया वेलोसिटी से। तो एन एस सी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो अब हमें एफ थीटा की वैल्यू पता है, एफ थीटा का स्क्वायर कर दो मॉड के अंदर, तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स को तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और हमारी एक्सप्रेशन निकल के क्या आएगी, एफ थीटा हमें पता है ये रहा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट ख़त्म और ये ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल हार्मोनिक्स ई की एक्सपोनेंशियल टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ईटा एल का। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी एनएससी के लिए। और अगर हमें अब इसका क्रॉस सेक्शन निकालना है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो कैसे निकलेगा, एनएससी को डिवाइड कर दो वेलोसिटी से, तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई ये। लैम्डा कट वही होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओके। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ये। इसको हमें याद रखना है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन आया है स्कैटर्ड वेव के लिए, स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन एम्पलीट्यूड। ऐसी अगर हमें निकालना है, अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर L जो है आपका समीशन में रन कर रहा है, तो इसको हमने सिग्मा एस सी से रिप्रेजेंट करा है। अगर हमें इसका L हटाना है तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा एस सी इक्वल्स टू समीशन सिग्मा एस एल इंटू एल, तो समीशन हट जाएगा, सिग्मा एस एल कॉमा एल की ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब अगर हमें रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व हैं। पहले तो हमने स्कैटर्ड लिए थे, तो अब टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एन आर से, ठीक है। एन आर से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही जैसे हमने उसका निकाला था स्कैटर्ड का, वही सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर वेव फंक्शन अब कौन सा लेंगे, टोटल वेव फंक्शन जो हमारा साई था। अब हमें साई की भी वैल्यू पता है, ऊपर एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, और ये आप यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट लोगे, फिर से उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे और इस वैल्यू में यहाँ पे पुट करोगे, जैसे हमने एनएससी निकालने के लिए किया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर वही ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाई, स्फेरिकल हार्मोनिक्स गायब, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो हम साई आर को क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा के जेड प्लस साई एस सी क्या था, एफ थीटा ई रेज टू पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे, तो हमारा ये डायरेक्ट हमारी ये सोल्यूशन निकल के आ गया। डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें 1 माइनस ईटा एल होल स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पर 1 माइनस ईटा एल मॉड में स्क्वायर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे 1 माइनस ईटा एल पूरे का मॉड का स्क्वायर था। तो ये हमें याद रखना है। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन अब हम निकालेंगे तो वही एन आर से डिवाइड कर दो, एन आर को डिवाइड कर दो वी से, तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई ये। अगर हमें समीशन हटाना है तो हम ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा क्रॉस सेक्शन क्या निकल के आएगा, दोनों का सम, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन प्लस स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन। तो टोटल हमारा ये आ गया यहाँ पे निकल के, ये एक्सप्रेशन हो गया, ओके। तो हमें ये याद रखना है कि ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से।
अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे इस रीजन में, ये जो है ये शेडेड रीजन, ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के लिए। एक तरफ आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या है, स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन। अगर हम यहाँ पर ईटा एल इक्वल्स टू ज़ीरो ले लें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की। और अगर हम ईटा एल इक्वल्स टू 1 लें तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप पुट करोगे ईटा एल इक्वल्स टू 1 तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कि स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा आपका। तो ईटा एल इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारा ईटा एल इक्वल्स टू ज़ीरो पे आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका जो है। और अगर हम ईटा एल इक्वल्स टू -1 लें तो उस केस में -1 अगर आप लोगे तो वहाँ पर आपका रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। -1 ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन क्रॉस सेक्शन ज़ीरो हो जाएगा और जो स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो है ये, ओके। तो -1 पे यहाँ पर आपकी स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ईटा एल इक्वल्स टू 1 पे आपके स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और रिएक्शन क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये as there is no case in which reaction occurs without इलास्टिक स्कैटरिंग। यहाँ पर अगर आपका स्कैटरिंग ज़ीरो हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन वहाँ पर अकर नहीं होगी। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट देयर आर नो रिएक्शन, देयर इज़ नो केस इन विच रिएक्शन अकर्स विदाउट इलास्टिक स्कैटरिंग। तो अगर कोई भी इलास्टिक मतलब रिएक्शन होगी तो स्कैटरिंग होगी ही होगी, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन अकर करी है तो स्कैटरिंग पक्का होगी, लेकिन अगर स्कैटरिंग हो रही है तो ये पक्का नहीं है कि रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर स्कैटरिंग होगी ही होगी, और वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। तो ये इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि अगर ज़ीरो, देखो यहाँ पर ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। ईटा एल इक्वल्स टू 1 पे दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी तो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन ज़ीरो निकल के आएगा, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि द फिगर क्लियरली शोज़ दैट ऑल्दो देयर कैन बी स्कैटरिंग विदाउट एनी रिएक्शन बट देयर आर नो एनी रिएक्शंस विदाउट सम स्कैटरिंग, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट जो आपका ये वाली चीज़ है, स्कैटरिंग फ्रॉम अ ब्लैक स्फेयर। ब्लैक स्फेयर का मतलब कि हमने ईटा एल इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया ब्लैक न्यूक्लियस की, जहाँ पे हमने बात की थी कि पूरा का पूरा जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका टोटल जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। इसमें सिंपल अप्रॉक्सीमेशंस की हैं, ठीक है। तो हम अगर ये कंडीशन ले लें ईटा एल इक्वल्स टू ज़ीरो और एल लेस देन इक्वल्स टू आर अपॉन लेमडा कट, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना इक्वल टू इतना आएगा और फिर आपका ये टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन 2πr² के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक न्यूक्लियस के लिए आपका क्रॉस सेक्शन ये निकल के आएगा। बस ये था हमारा क्रॉस सेक्शन, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन।